सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 को, जो कि है काठमांडू। इसको लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा, जो कि बताते हैं कि जब अपने जर्नी से वो जा रहे होते हैं अपने घर तक, वो काठमांडू में रुकते हैं तो वहाँ पे वो कैसा महसूस करते हैं जब वो वहाँ के टेम्पल्स में घूमते हैं। उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। लेखक विक्रम बताते हैं कि वह अपने सफ़र से बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए वह एक सस्ता और अफोर्डेबल होटल में एक रूम रेंट पर लेते हैं। कुछ घंटे सोने के बाद अगली सुबह वह शाह के सन यानी एक व्यक्ति है, उसके बेटे और नेफ्यू यानी भतीजा के साथ वह काठमांडू के 2 टेम्पल्स को विजिट करने के लिए चले जाते हैं इन दोनों के साथ। पहला टेम्पल रहता है पशुपतिनाथ और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूप, जिसको बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू भी कहा जाता है। जब ये पशुपतिनाथ टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक साइन बना हुआ था, उस पर यह लिखा हुआ था कि इसमें सिर्फ हिंदूज लोग ही जो है अंदर जा सकते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था और अटर कन्फ्यूज़न था, यानी उस भीड़ में समझ नहीं आता कि कौन लोग क्या कर रहा है। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। बहुत अलग अलग तरह के जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो भी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और बहुत सारे लोग जैसे कि कुछ सामान बेचने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। जो लोग थे अंदर जो पूजा कर रहे थे, वो चाहते हैं कैसे कैसे पुजारी का नज़र उन पर पड़ जाए, क्योंकि आप जानते हो जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो अंदर जाने पे लगता है कि कैसे जो आप पूजा करो, कैसे प्रसाद लेके निकलो। इसी तरह जो राइटर है वो भी अंदर जाते हैं, वो भी फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि एक रॉयल प्रिंसेस थी, वो वहाँ पर दिखती हैं, जिसके लिए सभी लोगों ने ऐसे रास्ता नहीं होते छोड़ दिया था, बना दिया था। फिर वो देखते हैं कि मेन एंट्रेंस पर कुछ फॉरेन लोग थे, जो कि एकदम अलग ही सैफ्रॉन कलर के ड्रेस पहने हुए थे, और जिनको देख करके जो वहाँ का पुलिस कह सकते हो, वो जाने नहीं दे रहा था अंदर, क्योंकि वह कह रहा था कि नहीं, आप लोग हिंदू नहीं हो, देखने में आप लोग हिंदू नहीं लगते हैं। इसलिए वहाँ का जो पुलिस था, आप गार्ड कह सकते हो, वो उन लोगों को एंटर करने नहीं दे रहा था। 2 बंदर एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें से एक दौड़ कर जाता है तो वह शिवलिंग के ऊपर कूदता है। उसके बाद फिर वो देखते हैं कि एक होली रिवर यानी एक पवित्र नदी बागमती टेम्पल के बगल से ही फ्लो करती है, मतलब साइड से बहती है। इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो क्रीमेटेड यानी जो लोग मर चुके थे, उनके बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया था। और वॉशर वुमेन यानी जो औरत सब थी, वह कपड़े धो रही थी और बच्चे पानी में नहा रहे थे। फिर इन्होंने नोटिस किया कि कोई बालकनी से जो फूल और पत्ते जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं और जब वो सूख जाते हैं, उसको पानी में डाल रहा था। फिर यह बताते हैं कि ये स्मॉल टेम्पल या श्राइन को, जो कि आधा एक स्टोन प्लेटफॉर्म से यानी स्टोन पर टिका हुआ था, उससे आधा वो बाहर निकला हुआ था और वो किनारे पर था रिवर के। कहा जाता है कि जब वो पूरी तरीके से पानी में चला जाएगा तो गॉडेस बाहर निकलेंगी और इससे जो ईवल पीरियड है कलयुग का, वह खत्म हो जाएगा। अब ये जाते हैं बौद्धनाथ टेम्पल, जिसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वह एक होली प्लेस है, यानी पवित्र जगह है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। और वहाँ पर जाने पर बहुत ज़्यादा काल्मनेस फील होता है, यानी बहुत शांति मिलता है। उसके अगल बगल में रोड बना हुआ था उस टेम्पल के, यानी चारों तरफ से रोड था जिससे लोग वहाँ पर आ जा सके। और वहाँ पर उस रोड के किनारे पर तिब्बतियन मार्केट था, जहाँ पर तिब्बत से आकर के लोग हमेशा के लिए रह रहे थे। वह बहुत सारे सामान जैसे बैग्स, प्रिंटेड ड्रेस और ज्वेलरीज बेच रहे थे। अब यहाँ पर हमें यह दोनों टेम्पल के बीच में थोड़ा बताते हैं कि जब ये पशुपतिनाथ टेम्पल में गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन वही बौद्धनाथ टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा शांत था, इवन दो वह कुछ बिजी स्ट्रीट से घिरा हुआ था, यानी उसके आसपास में सड़कें थी, गाड़ी ये सब आ जा रहे थे, लेकिन फिर भी उस मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति थी। कहते हैं काठमांडू बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ पर जो है बिजीएस्ट स्ट्रीट में, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, इससे मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर कोई देवी देवता का स्थल है और वहाँ पर देवी देवता जो है उन्हें सजा कर रखा गया। फिर ये सड़क पे बताते हैं कि वहाँ पर सड़कों पे बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही होती है। कुछ एग्जांपल्स यह देते हैं, जैसे कि फ्लूट सेलर यानी बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड यानी जो पर्चे ये सब देते हैं, ये सब मंदिर से फोटो वगैरह रहता है। फिर चॉकलेट्स हो गए, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स। फिर वहाँ पे बहुत सारा कुछ सुनने के लिए मिलते हैं, ऐसे सॉन्ग्स हो गए फिल्म के, कार हॉर्न्स, साइकिल बेल्स, स्ट्रे काउस जो है वो आवाज़ जैसे निकाले होते हैं, जैसे गाय जो है बोल रही होती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलता है वहाँ पर। और ये बोलते हैं कि वहाँ पर इन्होंने मार्जी पेन खरीदा, जो कि एक तरह का स्वीट है। फिर यह कॉर्न खरीदते हैं, जो कि भुट्टा ऐसा आप देखते हो रोड पर जैसे दिया जाता है आपको, कोल में जो है उसको पका करके उस पर पूरा नींबू ऐसा मार कर दिया जाता है। इसे खरीदने के बाद यहाँ पे खरीदते हैं कुछ लव स्टोरी से रिलेटेड कॉमिक बुक्स को, देन डाइजेस्ट मैगजीन्स को, जो कि आप पढ़ सकें। देन जब ये स्वीट्स और कॉर्न खा लेते हैं तो उसके बाद यहाँ फिर कोका कोला खरीदते हैं। देन ऑरेंज एक ड्रिंक है, उसे खरीदते हैं ताकि आप पी करके एकदम बेटर फील कर सकें। इन्होंने पहले सोच रखा था कि यह एकदम एडवेंचरस रूट लेकर के घर पहुंचेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि यह बस या ट्रेन लेकर के पहले सोचे थे कि यह पटना जाएंगे, देन वहाँ से
बोट से या गंगा नदी से होते हुए, बनारस से होते हुए इलाहाबाद पहुंचेंगे। देन वहां से फिर ये वापस बोट लेंगे और उस बोट से वह इलाहाबाद से फिर यमुना नदी से होते हुए आगरा पहुंचते हुए दिल्ली जाएंगे। देन फिर वो सोचते हैं कि इतना जो प्लान रहता है इसको ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पहले इतना थक गए थे कि इनका ये जो एडवेंचर ट्रिप था इसको रोक करके बस सीधा फ्लाइट ले लेते हैं काठमांडू से दिल्ली तक का। यानी समझ सकते हो, इतना जो इन्होंने प्लान बनाया था, अब सोचा था, वो सब खत्म। इन्होंने अब नेपाल एयरलाइन के ऑफिस से अपना टिकट खरीदा था अगला दिन का फ़्लाइट के लिए। अब ये बताते हैं कि जब ये जा रहे होते हैं तो होटल के कॉर्नर पर एक फ्लूट सेलर था, यानी वही बांसुरी बेचने वाला। इन्होंने देखा कि उसने बहुत सारे फ्लूट रखे थे, जैसे मानो 50-60 फ्लूट थे, जो कि उसके बॉडी पे पॉर्क्यूपाइन की तरह से देखने में लग रहा था, जैसे कि उसके बॉडी पे कांटे की तरह होता है। इन्होंने देखा कि वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से फ्लूट्स को बजा रहा था और बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो ज़बरदस्ती अटेंशन किसी का चाहता हो, बल्कि अगर कोई बीच में आता खरीद लेता तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो बजाता। और जब वो हल्का थक जाता तो वहाँ पर वो बीच बीच में ही अपने पास में उसका एक फ्रूट सेलर था, उससे वो बीच बीच में हल्का बात करते रहता, देन वो फिर बजाता। उसको देख के ऐसा लगा था कि मानो उसका वो रूटीन बेसिस पे वो करता है और वो बहुत सालों से ऐसा करता आ रहा हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा वो बजा ले रहा था। उस बांसुरी बजाने वाले के पास बांसुरी में जैसे आप देख सकते हो कि फ्लूट्स तो थे ही, कुछ और भी अलग क्रॉस फ्लूट्स, फिर रिकॉर्डर्स वगैरह भी थे। अब यह कहते हैं कि ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जिसका खुद का फ्लूट ना हो, जैसे कि इंडिया का बोलते हैं कि हिंदुस्तानी फ्लूट है या डीप बांसुरी। देन आगे कुछ और भी एग्जांपल इन्होंने दिया था, जैसे कि रेड नी, रिकॉर्डर, ये सब फ्लूट हैं। जैपनीज साराहूची, इस तरह साउथ अमेरिका फ्लूट है ब्रिदी फ्लूट, चाइना का है चाइनीज़ का हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट, इसी तरह और भी बहुत सारे फ्लूट्स के नाम बताते हैं। आगे बताते हैं कि जितने फ्लूट्स हैं उनको बजाने का जो तरीका है पूरे यूनिवर्सिटी में, कि उसे जो है ब्रीथ के द्वारा, यानी फूंक करके ऐसे सांसों के द्वारा जो है उसे बजाया जाता है। यहाँ बताते हैं कैसे जो बांसुरी हो गया उसे मुंह से बजाया जाता है। देन उसके जो भी होल्स हो गया उस पर उंगली रख करके आप अलग अलग साउंड्स निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने बजाया भी होगा इसको। इसी तरह जितने भी प्रकार के जो अलग अलग फ्लूट्स हो गए वो लगभग या सभी ऐसे ही काम करते हैं, सभी इसी तरह जो है बजाए जाते हैं। इन्होंने एक और बात कही कि जितने भी बांसुरी हम लोग बजाते हैं तो वो जो साउंड मर्ज होकर निकलते हैं बांसुरी से, वो एक बहुत ही कॉमन साउंड है। जैसे कि ह्यूमन वॉइस एक कॉमन साउंड है जो कि हर जगह सुनने को मिल जाता है, इस तरह बांसुरी भी है। आप मैक्सिमम जगह देखोगे तो बांसुरी की आवाज़ जो है आपको सुनने को मिल जाएंगे, और ऐसे जगह पे जो बनारस जैसे जगह होगी यहाँ पर तो और ज़्यादा। इन्होंने कहा कि पहली बार यह बांसुरी की उसी आवाज़ से इतना ज़्यादा सरप्राइज हुए थे, क्योंकि देखो ये बोलते हैं कि पहले भी इन्होंने बांसुरी का आवाज़ सुना हुआ है, जैसे कि यह पहले भी किसी बाहर अब्रॉड गए थे तो वहाँ पर भी इन्होंने बांसुरी का आवाज़ सुना था, लेकिन एकदम कैजुअली इन्होंने सुन लिया था, इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन पहली बार ये कहते हैं कि इन्होंने इतना डिटेल में बांसुरी का जो है आवाज़ उसको सुना है। तो ये था पूरे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इन्होंने यही बस बताया कि जब ये काठमांडू गए थे तो इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो आशा करो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, और जो भी लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।